रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कनेक्ट हो गया है क्या? चलिए देखिए, थोड़ा सा क्विकली करेंगे। अभी देखो, स्टार्टिंग अगर हम शेयर की करें, आप लोगों को कंपनीज के बारे में पता है कितने टाइप की कंपनीज होती है? प्राइवेट, पब्लिक, चार्टर। तीन पता है क्या? अच्छा, तुम्हारे सिलेबस में तीन है, प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब भी मैं इस चैप्टर की बात करूंगा, जब भी हम शेयर चैप्टर की बात करेंगे, हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कौन सी वाली कंपनी बेटा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ओके, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। हम प्राइवेट की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ही पब्लिकली हमें शेयर इश्यू करने पड़ते हैं। इसी में वो प्रॉब्लम आती है जिसके हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे करने हैं। कि प्राइवेट लिमिटेड में ना इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। प्राइवेट लिमिटेड में नंबर ऑफ शेयर है, शेयर होल्डर्स है, उनको ही आप शेयर ऑफर करते हो, वो एग्री कर लेते हैं, वो पैसा दे देते हैं। तो इतना ज्यादा काम है ही नहीं। सिंपल दो एंट्रियां बनेंगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की और शेयर उनको देने की, बस। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में इतने सारे आपके पर्सन है, पब्लिक है, जनता है, जो आपके शेयर लेती हैं। और कंपनी उन्हें शेयर कई बार ड्रॉप लॉट्स मतलब इंस्टॉलमेंट में देती है। कभी कोई इंस्टॉलमेंट दे रहा है, कभी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा। कभी कभी जनता एकदम भीड़ में आ गई, उन्होंने बहुत सारे शेयर खरीदने की कोशिश करी, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। इसलिए जब भी मैं शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की बात करता हूं, तो मैं चाहता हूं आप सबके दिमाग में ना प्राइवेट की जगह कौन सी कंपनी चले? पब्लिक लिमिटेड कंपनी चले। अब पब्लिक लिमिटेड को दिमाग में रखते हुए शेयर कैपिटल को शुरू करते हैं। और चैप्टर का नाम ही जैसे है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ये हमारे ना चैप्टर का नाम है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा। आपको पता ही है जैसे कि शेयर कैपिटल दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा इक्विटी शेयर, और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर, है ना? इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना, वो इक्विटी शेयर कैपिटल को आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर के बहुत ही इक्का दुक्का थोड़े से होते हैं। बट स्टिल पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की खास बात क्या है, क्या डिफरेंस है, पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर? इक्विटी शेयर में वोटिंग पावर्स है, प्रेफरेंस में वोटिंग पावर नहीं है। डिविडेंड पहले प्रेफरेंस को मिलता है, इक्विटी को बाद में मिलता है। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड भी फिक्स रहता है, इक्विटी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं है ना? और एक और खास बात है, इंपॉर्टेंट बात, रिडीमेबल की पावर। प्रेफरेंस शेयर एक सर्टेन टाइम के बाद रिडम्पशन होता है ना? लेकिन इक्विटी शेयर रिडीम होते हैं क्या? नहीं। इसलिए जो ट्रेडिंग होती है ना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ही इक्विटी शेयर की होती है, प्रेफरेंस शेयर की नहीं होती। बिकॉज सोचो ना, अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर ले लिया 1 लाख रुपए लगा के, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ गई, अब मैं कंपनी को पैसा वापस नहीं मांग सकता क्योंकि रिडम्पशन नहीं होता। तो कंपनी कहते हैं हम तो नहीं देंगे। तो फिर दूसरा रास्ता भी तो खोलना पड़ेगा ना वहां पे। वहां पे दूसरा रास्ता आता है सेकेंडरी मार्केट, जिसे कहते हैं हम शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। तो वो 1 लाख रुपए में कहाँ से रिकवर कर सकता हूँ? अपने शेयर की बिडिंग लगाकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर। समझे ना बात ये? इसलिए इक्विटी शेयर पे ही ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा कॉन्सेप्ट इक्विटी शेयर पे बने हैं। ठीक है बच्चों? अभी फिलहाल इशू की बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं। जब भी हम चैप्टर में इशू की बात करेंगे, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, आप यहाँ पे दो केस पढ़ेंगे, दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इवन। एक आप शेयर इशू करते हो, इशू ऑफ शेयर इन कैश। एक तो आप कैश में इशू करना सीखोगे, ठीक है? सिंपल ट्रांजैक्शन। आप पब्लिक को अपना शेयर दे रहे हो, पब्लिक से आप बदले में क्या ले रहे हो? कैश ले रहे हो। आपकी कंपनी को अगर फंड्स की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो वो ये वाला रास्ता अपनाती है, इश्यू ऑफ शेयर इन कैश। दूसरा रास्ता जो है वो ये है, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर इन कंसीडरेशन
इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, या कई बार इसे कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर इन काइंड। ये दूसरा रास्ता कब होता है, जैसे कंपनी को ना मान लो कि एक फिक्स एसेट खरीदनी है। देखो अल्टीमेटली गोल क्या है, बिजनेस में पैसा लाकर एसेट खरीदने पे तो लगाना है ना। या तो आप सीधा रास्ता लेकर चलो, आप पब्लिक से शेयर मंगाओ, शेयर का पैसा मंगाओ, वो पैसा लाकर बिजनेस के एसेट्स में लगा दो, एसेट्स को खरीदने में लगा दो। ये सीधा रास्ता, ठीक है। एक बहुत ज्यादा शॉर्टकट वाला रास्ता जो है वो ये है, आपको क्या खरीदना है, एसेट खरीदनी है। आप जिस दुकान से एसेट खरीदने जा रहे हो उस बंदे से ही डील कर लो। उस बंदे को कह दो कि आप हमें अपनी एसेट दे दो, मशीनरी, कुछ भी हैवी मशीनरी, करोड़ों रुपए की, उसके बदले कैश की जगह आप हमारे शेयर होल्डर बन जाओ, उतने ही अमाउंट के आप हमारे कंपनी के शेयर ले लो। ये भी तो ट्रेडिंग कर सकते हैं ना। यहाँ पे कैश की बात ही नहीं हुई, एसेट आया, एसेट के बदले आपने क्या दे दिया उन्हें, शेयर कैपिटल दे दिया। तो इसे कहते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। और ये सिर्फ एसेट खरीदने तक ही सीमित नहीं है। इतने बड़े बड़े आपने सुना होगा ना, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस के टाइप्स करते हैं ना वो लोग, या कोई बिजनेस को खरीद ही लेता है पूरा। तो वो क्या करते हैं, वो इतना सारा करोड़ों रुपए पैसे थोड़े देते हैं उन्हें, वो क्या देते हैं, अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं, कि आप हमारी कंपनी के ना इसके बदले क्या ले लो, शेयर्स ले लो। वो शेयर ऑफर कर देते हैं, सिंपल। तो वहां पे बिजनेस परचेज के लिए भी पैसा बाहर नहीं जा रहा, वो अपनी कंपनी के ऑफर कर रहे हैं शेयर कैपिटल, कि आप हमारी कंपनी के ओनर बन जाओ, शेयर होल्डर बन जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे डीलिंग चलती है कंपनी टू कंपनी की। तो ये वाला जो केस है ना, ज्यादा बड़ा केस नहीं है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बाद में करते हैं हम। पहले तो शुरुआत करते हैं हम इश्यू ऑफ शेयर इन कैश। ये बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। जब भी मैं कैश में इशू की बात करता हूं तो देखो, दो प्रकार से इशू होता है। एक होता है इश्यू ऑफ शेयर इन कैश ऑन लम सम बेसिस, लम सम बेसिस। लम सम बेसिस का मतलब है ओनली वन इंस्टॉलमेंट, ओनली वन इंस्टॉलमेंट। मतलब यहां पैसा जो आपने शेयर का मंगाया ना, वो इकट्ठा मंगा दिया, किस्तें बांध ही नहीं रहे, अलग अलग टुकड़े कर ही नहीं रहे। मान लो अगर आपने डिसाइड करा कि कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपए रहेगा, तो आपने 100 रुपए ही मंगाए हैं, आपने उसके टुकड़े नहीं करे कि पहले 10 रुपए दे दो फिर 20 रुपए दे दो ना, आपने पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा एक साथ मंगा दिया। तो लमसम बेसिस वाला केस भी बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा केस है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम जो आती है ना वो आती है ये वाले केस में, इश्यू ऑफ शेयर ऑन ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस। ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस का मतलब है मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मल्टीपल इंस्टॉल, यहाँ पे जैसे एक ही इंस्टॉलमेंट है उसका नाम है एप्लीकेशन मनी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल इंस्टॉलमेंट तीन ही है, एप्लीकेशन मनी अलग है, उस पे अलग पैसा मंगाया, ठीक है। फिर अलॉटमेंट मनी अलग है, उस पे पैसा मंगाया। फिर कॉल मनी है, आपने उस पे पैसा मंगाया, ठीक है ना। अब सुनना, अब चाहे लमसम बेसिस हो, चाहे ड्रॉ ऑफ लॉट्स बेसिस हो, ठीक है ना, या कंसिडरेशन अदर देन कैश हो, इनमें ना एक और कॉमन टॉपिक आएगा। वो कॉमन टॉपिक पता क्या आएगा, आप चाहे इश्यू ऑफ शेयर इन कैश का करा हो, इश्यू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश का करा, है ना। या तो आप शेयर इश्यू करोगे एट पार, या आप शेयर इश्यू करोगे एट सिक्योरिटी प्रीमियम। पार का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए मंगाया। प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, वो याद है पार्टनरशिप में जो एडमिशन करते थे, नया पार्टनर आता था, गुडविल लाता था, वो सिर्फ कैपिटल नहीं ला रहा था, वो क्या ला रहा था, फिर उसे पूछा गुडविल क्यों ला रहे थे,
उसने क्या बताया, क्यों ला रहा हूं मैं गुडविल, क्यों लाता था वो गुडविल? प्रॉफिट शेयर का हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट हर बिजनेस अपने गुडविल के दम पे तो कमा रहा है ना। तो जो पार्टनर पुराने वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन्हें उनका गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? यही लॉजिक यहाँ पे है। यहाँ थोड़ा सा लॉजिक थोड़ा सा वाइड है। यहाँ पे वाइड ऐसा है कि कोई भी अगर पॉपुलर कंपनी होगी ना, उसका शेयर हर कोई खरीदना चाहेगा, है ना, बिकॉज ऑफ दैट कंपनीज गुडविल, नाम है उस कंपनी का। और अगर हर कोई शेयर खरीदना चाहेगा, तो कंपनी चाहेगी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा है। तो कंपनी अगर 100 रुपए की जगह 150 रुपए मंगा ले, 100 रुपए प्लस 50 रुपए, तो भी लोग लेंगे। 100 रुपए की जगह 500 रुपए मंगाए, 100 रुपए प्लस 400 रुपए, तो भी लोग लेंगे। तो अगर वो अपने 100 रुपए से ज्यादा कुछ भी पैसा मंगाया ना, उसको वो बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। वहां एडमिशन में बोलते थे ना प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे वही प्रीमियम वर्ड है। प्रीमियम का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट लाना, और वो एक्स्ट्रा अमाउंट किस वजह से आ रहा है? उनके गुडविल की वजह से आ रहा है। क्लियर है ना बात ये? या तो कंपनी शेयर इशू करेगी, जो अनपॉपुलर कंपनी है वो शेयर इशू करती है पार पे, जो पॉपुलर कंपनीज होती है वो शेयर इशू करती है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये चाहे आपका केस हो इश्यू ऑफ शेयर इन कैश का, चाहे कंसीडरेशन अदर देन कैश का, दोनों में आप ये कंडीशन तो देखोगे ही देखोगे। बस एक्स्ट्रा कंडीशन लमसम, लमसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स में एक्स्ट्रा कंडीशन पता है क्या है? इनके साथ आपको डील करना पड़ेगा अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। आप ये कॉन्सेप्ट भी यहां डील करोगे, किसका? अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अब अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? मान लो 1 लाख शेयर इशू करे, ठीक है, 1 लाख शेयर इशू करे, आपकी कंपनी इतनी अनपॉपुलर है, सिर्फ 90,000 शेयर ही अप्लाई हुए। आपकी डिमांड कितनी है? 1 लाख शेयर की, लेकिन जनता कितने शेयर लेना चाह रही है? सिर्फ 90,000। 90,000 ही शेयर का पैसा आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पे शेयर आपका क्या हो गया? अंडर सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसमें भी हमें कंपनीज एक्ट का एक रूल है, वो देखना पड़ता है कि अगर किसी भी कंपनी के शेयर 90% तक सब्सक्राइब है ना, तो अलाउ कर दो शेयर अलॉट करना, उन्हें शेयर दे सकते हो। अगर 90% से कम शेयर का पैसा आया है, तो सबका पैसा कंपनी को ना रिफंड करना पड़ेगा। वहां पे कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी आपकी इतनी भी पॉपुलर भी नहीं है, इतना आपकी कंपनी में लोग इतना इंटरेस्टेड ही नहीं है, इतना आपकी कंपनी में लोग ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आपके शेयर भी खरीदे, तो आप सबका पैसा वापस करो और किसी और जरिए से फंड रेज करो। तो वो केस यहाँ पे आता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? ओवर सब्सक्रिप्शन में उल्टा है, 1 लाख शेयर इशू करे, 2 लाख शेयर का पैसा। अब इसमें क्या करेगी कंपनी? रिफंड, बिल्कुल सही रास्ता है, रिफंड कर दो। या फिर देखो, रिफंड करने का रास्ता तो यहाँ बचता है, लमसम बेसिस होगा तो रिफंड ही करो, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते आगे। लेकिन सोचो, 100 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन में 30 रुपए मंगाया, अलॉटमेंट में 40 रुपए मंगाए, कॉल पे 30 रुपए मंगाने हैं, 1 लाख शेयर पे 30 रुपए आने थे, 2 लाख शेयर पे 30 रुपए आ गए, तो आपके पास 6 लाख रुपए आ गया। 3 लाख रुपए आना था, 3 लाख रुपए आपके पास एक्स्ट्रा आया। अब क्या 3 लाख रुपए रिफंड कर दोगे क्या? 40 रुपए भी तो मंगाने हैं, 30 रुपए भी तो मंगाने हैं। तो आप जो 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन को कहते हैं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन हम करते हैं ना, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम प्रो राटा, क्या बोलते हैं इसे बेटा? प्रो राटा, प्रो राटा अलॉटमेंट भी करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये, इसे बोलते हैं हम प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है ना? प्रो राटा अलॉटमेंट करना भी सीखेंगे फिर हम आगे जाकर। फिर प्रो राटा अलॉटमेंट, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद हमें अब ये भी देखना है
खासकर ड्रॉप लॉट्स वाले केस में कौन वो बंदा है जो बहुत अच्छा बंदा है, जिसने एप्लीकेशन के साथ हमें कॉल का पैसा भी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। फिर कभी कभी कोई ऐसे बंदे भी होंगे, एप्लीकेशन मंगाया, दे दिया, अलॉटमेंट मंगाया, नहीं दिया, कॉल मनी मंगाया, नहीं दिया। तो जब इन्होंने पैसा नहीं दिया मंगाने के बाद, कॉल करने के बाद भी, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉल्स इन एरियर्स। एरियर का मतलब ही होता है आउटस्टैंडिंग। याद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पेंडिंग एक्सपेंस, वो वाला कॉल्स इन एरियर। अच्छा, जब ये देने को राजी ही नहीं है, आपका शेयर ले रखा, पैसा देने को राजी नहीं है, क्या करोगे? शेयर को कैंसिल करोगे ना। इट इज लाइक दैट, आपने किस्तों पे गाड़ी ली, गाड़ी की किस्त नहीं चुका रहे आप, तो बैंक क्या करेगा? गाड़ी उठाकर ले जाएगा ना। ऐसी शेयर ले लिया कंपनी से, शेयर की किस्त नहीं दे रहे, अलॉटमेंट नहीं दे रहे, कॉल मनी नहीं दे रहे, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी उस शेयर को लेकर जाएगी ना। लेकर जाने को कहते हैं फोर फीचर करना। क्या करना? तो हम यहाँ पे फिर सीखेंगे बेटा, शेयर को क्या करना? फोर फीट करना। और फोर फीट के साथ बैंक क्या करता है? गाड़ी लेकर जाता है तो क्या करेगा बैंक? किस्त नहीं आई, गाड़ी लेकर आया बैंक, फिर बैंक क्या करता है? उस गाड़ी को बेचकर अपनी किस्त के पैसे तो रिकवर करेगा ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? शेयर फोरफिट मतलब वापस ले लिया कैंसिल करके, अब कंपनी क्या करेगी? शेयर को रीइशू कर देगी। शेयर को आगे जाके हम कर देंगे रीइशू। तो बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। कैश वाले में देखो कितने सारे कॉन्सेप्ट है। लमसम, ड्रॉप लॉट्स, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, शेयर को फोरफिट करना और शेयर को रीइशू करना, ये सब हमें सीखना है। और जब ये सब चीजें सीख जाएंगे ना, जब ये सब चीजें सीख जाएंगे, फिर आखिरी में जाकर हमें एक और चीज सीखनी है, वो ये है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। हमें ये भी सीखना है, डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अब अगर मैं एग्जाम में इसकी वेटेज की बात करूं ना, इस चैप्टर के, इसका एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, इसका एक क्वेश्चन आता है आपका 3 या 4 नंबर का, इसका एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे 3 या 4 नंबर के ना, दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 6 नंबर का। और इसके एमसीक्यू में आपके 2 या 3 नंबर के, यानी 2 या 3 मार्क्स आपके ना एमसीक्यू में आ जाएंगे। तो इसकी वेटेज करीबन 14 से 15, इतना मान के चलो, ठीक है। 14 से 15 या इससे ज्यादा मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, ये 3 से 4 नंबर में आएगा। प्रोराटा वाले क्वेश्चन 6 नंबर में आएंगे। कंसीडरेशन अदर देन वाले कैश वाला क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का आएगा। और एमसीक्यू 2 से 3 नंबर के इसके आते हैं। तो इसकी वेटेज इतनी तगड़ी है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी हल्का नहीं है, करके जाना है, हर चीज करके जानी है, हर एक कॉन्सेप्ट हमें करके जाना है। क्लियर है बात ये? तो आज शुरू करते हैं हम। कॉन्सेप्ट 1 से शुरू करें। चलिए जी, इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट लिखना सब लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर इन कैश ऑन लंप सम बेसिस। सबसे आसान कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं अभी, इश्यू ऑफ शेयर इन कैश ऑन लंप सम बेसिस, ठीक है। अच्छा, इसको जब करोगे ना, इसकी एक टेबल बनाना। करने के लिए 3 कॉलम बनाना उस टेबल के। चलिए जी, पहला कॉलम। पहले कॉलम की हेडिंग डालना ट्रांजैक्शन, दूसरे कॉलम की हेडिंग डालना इशू एट पार की। पार के लिए एग्जांपल ले सकते हो, फेस वैल्यू 100 रुपए,
और दूसरे केस में लिखना है इशू एट सिक्योरिटी प्रीमियम। इसमें फेस वैल्यू 100 रुपए लेकर चलना है एग्जाम्पल के लिए और सिक्योरिटी प्रीमियम लेकर चलना 20 रुपए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है बेटा, ऐसे टेबल बना लो। चलिए जी, पहली ट्रांजेक्शन। अब देखो ट्रांजेक्शन का भी लॉजिक समझना पूरा। आपको पता है ना कंपनी शेयर इशू कैसे करती है, प्रोसीजर याद है कैसे करती है कंपनी? जैसे इसको ऐसे लेकर चलो, पूरे शेयर के चैप्टर को लेकर चलना, शेयर इशू को लेकर चलना। जैसे ना कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं, हर साल निकलते हैं ना, लेकिन कॉलेजेस में सीटें लिमिटेड होती है, फॉर्म बहुत सारे निकलते हैं, बहुत सारे लोग भरते भी हैं, लेकिन हर कॉलेज में हर एक क्लास की, हर एक कोर्स की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो तो लिमिटेड ही होगी ना, कि इतने ही लोगों का, इतने ही बच्चों का उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। क्लियर है? तो पूरा लॉजिक वैसी है। मान लो आपको किसी डीयू की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसमें सीटें 500 हैं, लेकिन लोग फॉर्म भर रहे हैं 1000, सीटें हैं 500। तो जब डीयू ऐसे ऑर्गेनाइज कराता है एडमिशन ओपन, अपनी वेबसाइट पर डालता है एडमिशन ओपन, फिर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, फिर मैं वहां पे जाकर देखता हूँ कैसा कैंपस है, क्या वहाँ सुविधाएं हैं, क्या वहाँ पे मेरे को बेनिफिट मिलने वाला है, वहां पे जाकर देखूंगा। फिर वो एक मेरे को ब्रोशर पकड़ा देंगे। ब्रोशर क्या, प्रोस्पेक्टस होता है, कॉलेज के बारे में डिटेल होती है पूरी। डिटेल के बाद में एक फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, और अगर मेरे को अपना इंटरेस्ट दिखाना है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नीचे होता है डिमांड ड्राफ्ट की इंफॉर्मेशन, कि आपको इतना ना 2000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा, so दैट कॉलेज देख सके कि आप इंटरेस्टेड हो। आपको यहाँ पे कॉल आएगी अगर आपका शॉर्ट लिस्ट में नाम आता है। शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं वो? मार्क्स देखकर। आप तो क्या हो गया, सीयूटी के मार्क्स देख, ऐसे वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। पूरा प्रोसेस यही होता है ना। शेयर का भी यही प्रोसेस है। अगर कंपनी कभी शेयर इशू करती है, वहां पे भी वो एडमिशन की विंडो ओपन करके चलती है। जैसे कॉलेजेस में एडमिशन की विंडो ओपन होती है ना, इसमें 15 दिन का एडमिशन की विंडो है, 1 महीने की एडमिशन की विंडो है, कंपनी में भी ये होता है। कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, वो एक विंडो ओपन करेगी। मान लो 10 दिन के लिए विंडो ओपन है, हम शेयर इशू कर रहे हैं, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, ये हमारा प्रोस्पेक्टस है, हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड करो, पढ़ो, हमारी कंपनी क्या काम कर रही है, पैसा कहाँ लगेगा, आपको रिटर्न कैसे कैसे आएगा, पूरी इंफॉर्मेशन है। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, एंड में एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन लिंक देते हैं वो। क्या आप ऑनलाइन हो गए ना, लिंक दे दिया, लिंक पे क्लिक करो, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, वो भरो, फिर वहां आएगा लॉट्स, कितने लॉट्स ऑफ शेयर लेने हैं। मान लो एक लॉट में 10,000 शेयर, आपको एक लॉट लेना है, 2 लॉट लेने हैं, 3 लॉट लेने हैं, ऐसे उन्होंने बता दिया। हमने कहा एक लॉट लेना है, कह रहे एक शेयर 100 रुपए का है, तो आपको 1 लाख रुपए बनता है पूरा। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, 20 रुपए मंगाएंगे। 20 रुपए हमारा क्या है, एप्लीकेशन मनी। 20 रुपए उन्होंने मंगाया, 10,000 शेयर पे 20 रुपए कितना हो गया, 2 लाख हुआ ना? हाँ, 2 लाख रुपए हुआ। 2 लाख रुपए हमारा उन्होंने रिसीव कर लिया। ऐसे करते करते काफी लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म जमा हो गए। यानी कि हमेशा सबसे पहले एंट्री किसकी बनेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। चाहे कॉलेज हो, चाहे आपका शेयर हो, शेयर मार्केट हो, कंपनी हमेशा सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो करती है, वो करती है एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। तो पहली एंट्री यही बनेगी बेटा, व्हेन एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का मतलब ये नहीं है अभी शेयर दे दिया, अभी सिर्फ पैसा आया है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, तो इसकी एंट्री बनेगी क्या? देखो यहाँ पे तो क्या है, लमसम में क्या है, 100 रुपए ही है शेयर का रेट, 100 रुपए ही है एप्लीकेशन। हमने यहाँ किस्तें बांटी ही नहीं है, तो आपको 100 रुपए ही देना पड़ेगा। तो जब इसे देने की एंट्री करेंगे, अब एंट्री लॉजिक से फिर से 11th क्लास में लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि लॉजिकली एंट्री यहाँ सीखनी है हमें। एप्लीकेशन मनी, हम कंपनी है, हमें मिल रहा है पैसा, तो सारा पैसा बैंक में जाएगा। तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे,
बैंक अकाउंट कर देंगे बेटा डेबिट। वाई? मनी कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। अच्छा कौन दे रहा है पैसा? ये शेयर होल्डर दे रहे हैं ना। शेयर होल्डर कौन है? पर्सन है ना। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द, वो गिवर है रिसीवर है? गिवर है ना। लेकिन यहाँ सोचो ना, कितने सारे शेयर होल्डर है, सबका अलग अलग नाम थोड़े खोलोगे या सीधा लिखोगे। इन सब शेयर होल्डर ने शेयर एप्लीकेशन का पैसा दिया, तो हमें यहाँ शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट खोलना पड़ेगा। ठीक है ना। कौन सा अकाउंट खोलेंगे? जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शेयर होल्डर को। तो ये बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नहीं याद है तो वहां रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो पैसा दे रहे हैं, गिवर बन गए, तो गिवर के तौर पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा हमारा यहाँ क्रेडिट। समझे ना बात? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? 100 रुपए आ रहा है। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है बात? ये बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें प्रीमियम वाला केस हो तो 100 रुपए के साथ 20 रुपए भी तो मंगाए ना, 120 रुपए आए। सेम एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ही वो एंट्री बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लेकिन पैसा आएगा 120 रुपए, 120 रुपए। नरेशन भी वही आएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। क्लियर है ना बात? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस फर्क क्या है, यहाँ 100 रुपए मंगाया, यहाँ 100 रुपए के साथ प्रीमियम का 20 रुपए भी मंगाया, तो 120 रुपए आया। क्लियर है? अब क्या होगा, ऐसे करते करते 10 दिन की विंडो है ना, हर दिन कंपनी ये एंट्री कर रही होगी, हर दिन कर रही होगी। जब विंडो क्लोज होगी, सारे एप्लीकेशन फॉर्म देखे जाएंगे। देखे 500 ही आए, देखे सीट कितनी है, 500 ही है। सबको प्लेसमेंट दे दिया कॉलेज में, सबको एडमिशन ऑफर कर दिया। समझे ना बात? ये अब यहाँ पे भी ऐसे ही केस, 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख ही एप्लीकेशन आया, तो 1 लाख के 1 लाख को सबको क्या दे दिया? शेयर दे दिया। अब यहाँ पे सेकेंड एंट्री जो बनेगी, इसे बोलते हैं सेकेंड एंट्री को व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है। अब हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है, क्योंकि हमें क्यों करना है ट्रांसफर? क्योंकि अब हमें क्या देना है, इन्हें शेयर देना। अब सोचो फिर से लॉजिक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या था नेचर से? पर्सनल अकाउंट। अब ये पैसा दे रहे थे तो गिवर थे, क्या हुए? क्रेडिट। अब हम इन्हें शेयर देंगे, क्या देंगे? शेयर। अब जब इन्हें शेयर देंगे, ये गिवर बनेंगे या रिसीवर बनेंगे? अब ये रिसीवर बनेंगे। रिसीवर बनेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा? बस एंट्री बना दो फिर। एंट्री बनेगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। यहां पे तो आएगा 100 रुपए, यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। लेकिन यहां कितना आएगा? 120 रुपए। यहां पे आप क्या ऑफर कर रहे हो? शेयर दे रहे हो ना, कैपिटल दे रहे हो। शेयर कैपिटल, कैपिटल का नेचर कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा तो, अभी शेयर कैपिटल दे रहे हो, कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या करोगे? तो यहां लिखना टू शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच? 100 रुपए। ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन मनी, तो 120 था, लेकिन बेटा इन्हें आपने शेयर कैपिटल तो 100 रुपए ही दिया है। कितना दिया है? एक्स्ट्रा 20 रुपए बताओगे, बाइफोकेट करोगे, बताना है कि 100 रुपए तो शेयर ही दिया है, 20 रुपए जो एक्स्ट्रा मंगाया था ना, क्यों मंगाया था? अब वहां रीजन लिखना है। वो मंगाया था सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या मंगाया था?
एंड यू गाइज नो सिक्योरिटी प्रीमियम बाय नेचर होता है हमारा इनकम, हमारा गेन, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रेडिट। तभी तो ये रिजर्व सरप्लस में जाता है ना। तो यहाँ लिखना टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हाउ मच, 20 रुपीज। सिंपल। समझे ना दोनों में फर्क। पहली एंट्री सेम है सब अमाउंट इंक्लूड करके, लेकिन दूसरी एंट्री में ध्यान रखना 100 रुपए शेयर कैपिटल का, तो शेयर कैपिटल में ही एडजस्ट हुआ है। यहाँ 120 रुपए एप्लीकेशन का दो जगह हुआ है, 100 रुपए शेयर कैपिटल का, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का, तरीके से आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। क्लियर है बात, ये समझ गए ना। नरेशन क्या आएगी, बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड या ट्रांसफर्ड, बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। यहाँ पे भी सेम, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। क्लियर है बच्चों बात, ये यहाँ तक समझ गए सब। ठीक है, अब एक एग्जांपल करके देखें इसका। एक छोटा सा एग्जांपल देख लो इसका। मान लो एक कंपनी है एस एस लिमिटेड, इशूड वन या वन 10,000 कर देते हैं, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच एट ₹20 सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन लमसम बेसिस, ऑन लमसम बेसिस। मतलब इसकी एंट्री पास करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या एंट्री बनेगी, पहली एंट्री बताओ। अच्छा, इसमें अब ध्यान रखना, चाहे शेयर इक्विटी हो प्रेफरेंस, प्रीफिक्स लगा देना यहाँ। शेयर कैपिटल के आगे इक्विटी, प्रेफरेंस होता तो प्रीफिक्स में आ जाता प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी इसकी पहली एंट्री जो बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, कौन से वाले हैं ये, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, 10,000 शेयर है, एक शेयर 100 रुपए प्लस 20 रुपए, 120 का है, तो कितना पैसा आया, 12 लाख रुपए आया। नरेशन के साथ लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेकेंड एंट्री, हमें अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है। उसे कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, 12 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल में डालेंगे, और 20 रुपए किसका था, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में डालेंगे। तुम्हारे एग्जाम में सिक्योरिटी प्रीमियम लिखवाया या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखवाया? पता है कंपनीज एक्ट ने चेंज कर दिया ये, पहले पहले लिखते थे, अब कंपनीज एक्ट ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना खत्म कर दिया है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही लिखोगे तो नंबर नहीं कटेंगे बोर्ड में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ 2 साल हो चुके हैं इस चीज को। रिजर्व पहले लिखा करते थे, अब इन्होंने हटा दिया इसको लिखना। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या आएगा, 10,000, 10,000 का 100 रुपए, शेयर कैपिटल की 10 लाख हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा 10,000 का 20 रुपए, तो यहाँ आ गया 10 लाख रुपए, यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपए, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर। क्लियर है बच्चों बात? ये समझे? थोड़ा सा लेवल अप करें, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखो, थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। एग्जांपल नंबर 2। मान लो इस बार हमारी कंपनी है एसी लिमिटेड, इशूड 50,000 equity share at the rate 100 each at 10% security premium on lump sum basis. Public applied for 60,000 equity share. Public applied for 60,000 equity shares. इसमें कैसे करेंगे बताओ? हाँ बेटा लमसम है ना, लमसम में तो आगे कुछ है ही नहीं, जो है एप्लीकेशन ही है। पहली एंट्री बताओ। पहले पहले तो वही है ना प्रोसेस, याद है ना, बिल्कुल आपके कॉलेज एडमिशन की विंडो की तरह। पहले एप्लीकेशन लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। तो पहले तो एप्लीकेशन ले लो, क्योंकि बाद में पता लगेगा ज्यादा ले लिया। तो अभी 60,000 का पैसा पहले रिसीव कर लो। ओके, पहले रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा, किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा भैया डायरेक्ट कर दो ना एंट्री, एप्लीकेशन यहाँ खोल रहे हो फिर यहाँ काट रहे? इसे डायरेक्ट इसलिए नहीं करना, विंडो पता है ना। पहले एप्लीकेशन की रिसीव की एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं हमेशा अकाउंट्स। पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर की करेंगे, जब विंडो क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। तो टाइम फ्रेम का गैप है, इसलिए दो अलग अलग एंट्री हो रही है, इनको कंबाइंड नहीं कर सकते। सेम गोज विद दिस ऑल्सो। यहाँ पे भी पहले विंडो ओपन है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करा, विच इज 60,000 शेयर का पैसा जो मिला तुम्हें, 100 रुपए प्लस 10%, कितना हो गया? 110। 110 से मल्टीप्लाई करके मिला, कितना आएगा? 66 लाख। 66 लाख आपको मिल गया। सेकेंड एंट्री अब यहाँ पे करना है इसे एडजस्ट। अब बेटा जब एडजस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 66 लाख टू, कहाँ डालना है पहले तो? इक्विटी शेयर कैपिटल में डालेंगे। अच्छा, कैपिटल में कितना डाल सकते हैं? जितनी सीटें हैं, जितने शेयर दे सकते हो, कितने दे सकते हो शेयर? 50,000। तो यहाँ जाएगा बेटा 50,000 शेयर का पैसा। और शेयर कैपिटल का रेट क्या है? एक शेयर का प्राइस क्या था? 100 रुपए। तो 100 रुपए के हिसाब से जाएगा 50,000 इंटू 100 रुपए, 50 लाख। क्लियर है ना बात ये? अच्छा, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाएगा। यहाँ पे भी कितना जा सकता है? 50,000 शेयर का 10 रुपए, 50,000 शेयर का 10 रुपए, विच इज 5 लाख। बाकी जो बचा 11 लाख रुपए फालतू मिला हुआ है, उसे सीधा जाकर रिफंड कर दो, क्योंकि हम कुछ तो कर नहीं सकते, इनको शेयर दे नहीं सकते। तो इनका जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है अपने पास रख भी नहीं सकते, इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वापस करोगे, बैंक डेबिट हुआ था जब पैसा आया था, वापस करोगे तो बैंक क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ 10,000 शेयर का पैसे ही तो था एक्स्ट्रा, और इन पे कितने मिले थे पैसे? 110 रुपए। तो कितना बन गया? 11 लाख। ये हमने बैंक को क्रेडिट करके क्या करा है? रिफंड करा है। क्या करा है बेटा? रिफंड।
क्लियर है बात ये? नरेशन से बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ही तो हो रहा है ये। ठीक है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल करा ना, इसके नीचे इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लेना ताकि आगे याद रहे। इसकी हेडिंग लिखना, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इन लमसम बेसिस। इसमें सिंपल लिखना शॉर्ट में, एक्सेस मनी विल ऑलवेज बी रिफंडेड इन सेकेंड एंट्री। एक्सेस मनी को हमेशा क्या करेंगे बेटा? हमेशा रिफंड करेंगे सेकेंड एंट्री में, क्योंकि आपका ड्रॉ ऑफ लॉट्स आएगा, वहां पे ओवर सब्सक्रिप्शन के अलग अलग केस चलेंगे, वो बड़ा पेचीदा केस। ठीक है। और एक्सेस मनी की अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, फॉर्मूला भी यहां से लिख लो। एक्सेस मनी कैसे निकलता है? अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का रेट। कैसे बना? जैसे हमारा गिवन केस क्या था? अप्लाइड शेयर कितने थे बेटा? 60,000। अलॉटेड, अलॉटेड मतलब जो शेयर इन्हें दोगे आप। अलॉट कितने करे थे? 50,000 शेयर। और एप्लीकेशन का रेट क्या था? टोटल रेट। एप्लीकेशन के रेट की बात करूं तो टोटल रेट, शेयर के रेट की बात करूं तो फेस वैल्यू। एप्लीकेशन का रेट था 110 रुपए, तो यही बन गया था ना 10,000 इंटू 110। क्लियर है बात ये? यहाँ तक समझ गए? ठीक है। हाँ, ना ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए लिखा है मैंने, ताकि अभी स्टार्टिंग है ना, पता रहे हर चीज कैसे आ रही है। ठीक है। आज हमारा कॉन्सेप्ट 1 खत्म, कल से है मेन पेचीदी कॉन्सेप्ट 2 शुरू। ठीक है। अटेंडेंस रजिस्टर ला दे, ये दे दे। अच्छा, है। अरे 11th वाला देगा क्या? नहीं मेरे। ये वो जो क्लियर हुआ ना,